जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर गाइस आपके अलग अलग सवाल आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। ऐसे में यहां पर गाइस ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बनानी पड़ रही है, क्योंकि फिर अगर मैं आपको कमेंट के माध्यम से आंसर करूँ तो वहाँ पर आप डिटेल्स को ऐसे नहीं समझ पाते जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से समझ पाते हैं। इसलिए स्पेशल वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है, जहाँ पर अच्छे से सभी जानकारी दी जाएगी और बहुत ही सावधानी से, बहुत ही प्यार से, आराम से आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी, जिसमें कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी कैसे भरनी है वो बताया जाएगा, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, क्वालिफिकेशन की जानकारी कैसे भरनी है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है, कैसे आपको फॉर्म फाइनल सबमिट करना है, अपना जो अंडरटेकिंग है उसको प्रिंट को निकालने के बाद में साइन करके कैसे आपको अपलोड करना है, ये सब जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से दी जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नया किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि भर्ती आपकी 5500 पोस्ट पर निकाली हुई है और फॉर्म आप लोग इसके 25 जनवरी 2026 तक भर पाएंगे। यानी कि आपके पास ज़्यादा दिन बचे नहीं है इस फॉर्म को भरने में, तो जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। एंड मैं आपको बता दूं कि किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। और कैंडिडेट का सवाल ये भी आता है कि क्या इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, बट गाइज आपने जो CET था ग्रुप C का हरियाणा का, वो आपने दिया हो 2024 वाला, तब आप इसमें अप्लाई करने के लिए फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे। एंड यहाँ पर एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी गई है। इसके अलावा किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी रखी गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF ओपन करके कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप BCA BCB EWS है तो वो आपके 1 अप्रैल 2025 के बाद के बने होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर DSC OSC कैंडिडेट है तो जो आपके सपोर्टिंग सर्टिफिकेट है वो आपका 13 नवंबर 2024 के बाद का होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 12 जनवरी 2025 के बाद का इशू होकर के 25 जनवरी 2026 के बीच का होना चाहिए। एंड यहाँ पर गाइज एक चीज़ और बता दूं कि जो कैंडिडेट जो पहले एडवर्टाइजमेंट आया था 14/2024 के नाम से, अगर उसमें आपने अप्लाई किया था तो आपको अगेन फिर से इसमें अप्लाई करना होगा। पहले वाला फॉर्म आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको दोबारा से इसमें अप्लाई करना होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एज लिमिट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख लीजिए। जो अभी फ्रेशर कैंडिडेट है जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी एज 1/1/2026 तक काउंट की जाएगी, यानी कि 1/1/2026 तक उनकी उम्र 18 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। बट गाइज जो कैंडिडेट एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2024 में अप्लाई किए थे तो उनकी जो एज है वो 1 सितंबर 2024 तक काउंट की जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आप यहाँ पर हाइट की इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, चेस्ट की इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट देख लीजिए, नॉलेज टेस्ट देख लीजिए, सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। अब ये सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। अगर आप एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर गाइज आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, आप आगे बढ़ने से पहले एक बार इनको रीड कर ले ताकि आपके जो डाउट्स है वो यहाँ से भी क्लियर हो जाए। जैसे कि आपको ये बोला है कि 1/1/2026 तक ग्रुप C CET उत्तीर्ण उम्मीदवारों को अपने CET पंजीकरण नंबर का उपयोग करके पुनः पंजीकरण करना होगा। यानी कि जिन्होंने 1/1/2026 तक ग्रुप C CET परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी वो कैंडिडेट यहाँ पर अपने CET पंजीकरण नंबर का उपयोग करके नया जो पंजीकरण है वो करेंगे। साथ ही बोला कि कैंडिडेट उम्मीदवारों को इस स्क्रीन के दाईं ओर स्थित नया उम्मीदवार बटन पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा। साथ ही कहा कि उम्मीदवार को उनके ईमेल और मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा जिसका उपयोग उन्होंने CET पंजीकरण के दौरान किया था। फिर जो उम्मीदवार इस विज्ञापन जो कि 1/2026 में पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं पंजीकृत उम्मीदवार बटन पर क्लिक करके लॉगिन करके अपना आवेदन भर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए बताता हूँ कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले न्यू कैंडिडेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इनको भी आप एक बार रीड कर लेना। और फिर गाइज आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर जो आपका CET रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे और चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID और आपका नंबर जो आपने CET में रजिस्टर किया था। अब आप सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको जो OTP आपके नंबर और ईमेल पर मिला है वो OTP डालना है, एक न्यू पासवर्ड बनाना है अपनी मर्जी से, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और अब आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर गाइज अब आप अगेन आपका CET का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप देखेंगे। अब आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा। आप एक्शन के नीचे
नीचे व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल के सामने जो इनकम्प्लीट है इसके ऊपर क्लिक करना है, या फिर नीचे आप देखेंगे प्रोसीड टू फिल फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है जो आपने सीईटी के वक्त भरी थी, और कुछ जानकारी आपको भरनी है जैसे कि मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर बताएंगे, मैरिड, अनमैरिड, लीगली सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड, विडोवर, जो भी है आपका स्टेटस वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे अपना। फिर एक सवाल है, डू यू हैव ए ब्रदर सिस्टर हु इज योर ट्विन एंड हु हैज़ ऑल्सो अप्लाइड फॉर दिस ग्रुप सी एग्जामिनेशन, यानी कि क्या आपके कोई भाई या बहन है जो कि जुड़वा थे और उन्होंने भी ग्रुप सी के लिए अप्लाई किया था, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर उसके बाद आप नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी डिटेल में आपसे सवाल पूछा जैसे कि आर यू ए बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, यानी कि आप हरियाणा के स्थायी निवासी है, अगर है तो आप यस करेंगे। यस करने पर आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी देनी है और अपलोड भी करनी है। जैसे कि सवाल है परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP फैमिली आईडी आपको यहाँ पर देनी होगी, साथ ही परिवार पहचान PPP मेंबर आईडी भी आपको देनी है। पहले फैमिली आईडी, नीचे मेंबर आईडी। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड भी करना है। अब आपका फिर से सवाल आएगा कि निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए। तो गाइज वैसे तो 3 साल तक वैलिड होता है, बट अगर मैं देखूँ, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था कि जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं वो बेसिकली 1 अप्रैल 2025 के बाद के मांगे हैं। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते या अभी आप बनवा सकते हैं नया, तो आप वो बनवा करके वो अपलोड कर दीजिए। या फिर गाइज आप यहाँ पर जो आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है डोमिसाइल का वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, बट मैंने आपको बता दिया उसमें थोड़ा रिस्क है और इसमें रिस्क नहीं है। तो सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर अपलोड डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर पूछा नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ। ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी हुआ है। ऐसा ही कुछ सर्टिफिकेट आपका जो हरियाणा शासन है उसकी तरफ से जारी होता है। तो इसमें आपको यहाँ देखने को मिलेगा सक्षम अधिकारी उप जिलाधिकारी, तो यानी कि जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया है उप जिलाधिकारी ने। तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है, सेम फॉर्मेट में रहेगा और उसमें सक्षम अधिकारी के बाद में क्या लिखा हुआ है उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया इसमें लिखा है उप जिलाधिकारी, तो आप यहाँ पर इसी प्रकार से उसी पोस्ट का नाम लिख देंगे जिस पोस्ट का नाम सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा हुआ है। उसके बाद देखेंगे रेफरेंस सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट नंबर। तो इसमें गाइज आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक। तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आप यहाँ पर इसमें रेफरेंस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर फिल कर देंगे। उसके बाद आता है डेट ऑफ इशू, यानी कि कब इशू हुआ है। तो ये जारी दिनांक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस डेट में हुआ है। तो जारी दिनांक के सामने जो डेट लिखी हुई है वो डेट आपको बता देनी है। इसमें डेट का जो फॉर्मेट है वो डेट मंथ ईयर नहीं है, बल्कि पहले मंथ है, उसके बाद में डे है और फिर जो आपका ईयर है वो मेंशन किया गया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसको फिल कर देना है। देन आप देखेंगे आपका सर्टिफिकेट, तो आपको आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका साइज़ 500 KB से कम होना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो आइए जहाँ पर आपका सर्टिफिकेट है उसको सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। इस तरह से आप यहाँ पर टिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा और आप व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके उसका अगेन व्यू भी कर सकते हैं। नीचे आती है आपकी कैटेगरी की डिटेल, जहां पर सीटी कैटेगरी आपने क्या सेलेक्ट किया है, फिर किस में आप आते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। फिर आएगी कैटेगरी, तो अगर आपको अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको जनरल में अप्लाई करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जनरल के अलावा जो अन्य कैटेगरी वाले कैंडिडेट है वो जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जो जनरल कैंडिडेट है वो जनरल में ही अप्लाई करेंगे। तो जो आपको आपकी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है वो कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। एंड गाइज फिर आपको आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है कास्ट का, तो इसमें भी सेम तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है। अभी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो कि उत्तर प्रदेश शासन का ही बना हुआ है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जारी हुआ है सक्षम अधिकारी के नीचे लिखा हुआ है तहसीलदार। तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है, आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है और उसमें सक्षम अधिकारी के बाद में स्लैश करके जो भी पोस्ट लिखी हुई है वही पोस्ट आपको यहाँ पर इसमें इश्यूइंग अथॉरिटी में लिख देनी है। ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे रेफरेंस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नंबर। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो आप यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो नंबर लिखा है वो फिल कर देंगे। डेट ऑफ इशू, कब ये इशू हुआ है, तो जारी दिनांक के सामने जो भी डेट लिखी हुई है वो डेट आपको यहाँ पर भर देनी है। इसमें भी मैं आपको बता दूँ कि पहले आपको मंथ लिखना है, फिर आपको यहाँ पर जो आपका डे है वो लिख देना है, और उसके बाद में आपकी डे, और फिर उसके बाद में आपका जो ईयर है वो इस तरह से। फिर आप यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है निवास का कास्ट का वो अपलोड कर देंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपका जो कास्ट
कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे 3 सवाल है, एक है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है या फिर आप एक्स सर्विसमैन की फैमिली से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा कि क्या आप फ्रीडम फाइटर के चिल्ड्रन हैं या फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। फिर क्या आपके पास ABC NCC लेवल का सर्टिफिकेट है, चाहे AB का हो या A का हो, चाहे B का, चाहे फिर C लेवल का, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। गाइज यहाँ पर जो अब आपको आगे की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है फॉर्म भरने की अपनी लैंग्वेज में, ये मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में एक अन्य वीडियो से दे रहा हूँ, जहाँ पर मैं अपने शब्दों में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आपको जानकारी भरनी है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और जो आपके सवाल डाउट है वो आपके कैसे ख़त्म करने हैं, यानी कि उनका हल भी देना है और आपको फॉर्म भर करके भी बताना है। तो वीडियो को आपको यहाँ पर देखते रहना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आएगी। तो गाइज जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। पहले आपको आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है। आप यहाँ पर मेलिंग एड्रेस के अंदर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल कर देना, उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करना। आपको यहाँ पर बोला है कि ओनली ये जो कॉमा है, स्लैश है और हाइफन है, स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड, सिर्फ यही कैरेक्टर अलाउड है। इसके अलावा अगर कोई आप अन्य कैरेक्टर यूज करेंगे इसमें तो वो अलाउड नहीं है, एरर आता रहेगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर आपका एड्रेस लिखेंगे। फिर जो आपकी स्टेट है वो आप यहाँ पर स्टेट के सेक्शन पर आकर के सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सिटी विलेज का नाम आप यहाँ पर खुद से डाल देंगे, अपना पिन कोड डालेंगे। अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर आप कोई अन्य नंबर यूज करते हैं अपना, वो आप डाल देंगे। कोई लैंडलाइन नंबर आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं। और इसके बाद आप नीचे देखेंगे आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो तो आपने ऊपर भर दिया। नीचे है आपका परमानेंट एड्रेस और आपको एक टिक करने को बोला है कि सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, जिसका मतलब ये हो जाता है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम ही है तो इस बॉक्स को टिक करना, अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके अलग से नीचे यहाँ पर अपना जो परमानेंट मेलिंग एड्रेस है वो फिल कर देना। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर सेम है तो फिर आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है, बस आप एक टिक करके सबमिट कर देना। अब आएगी पोस्ट अप्लाइड। तो यहाँ पर 2 पोस्ट है इसमें, एक तो मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और दूसरा है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के लिए कांस्टेबल। तो अगर आप दोनों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इन दोनों बॉक्स को टिक कर देंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और अगर आपको किसी एक पर ही अप्लाई करना है तो आप किसी एक पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये फुल्ली आपकी चॉइस है अगर आपको दोनों पर अप्लाई करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद, यानी कि इनको टिक करने के बाद, आपको प्रीफरेंस देने के बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि पास्ट हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और इन हायर एजुकेशन, यानी कि क्या आपने 10वीं के अंदर हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट वन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा है, या फिर 12वीं के अंदर, या फिर किसी हायर क्वालिफिकेशन के अंदर, ये कंपलसरी है आपके पास होना। तो आप क्या करेंगे, आप अपलोड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे अपनी 10वीं की जानकारी देने के लिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर डिटेल्स को फिल करने का कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप में सेलेक्ट कर ले मैट्रिक 10+2 ग्रेजुएशन। तो पहले आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इसके लिए आप मैट्रिक को सिलेक्ट कर लेंगे। मैट्रिक सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर 10वीं का रोल नंबर डालेंगे। ईयर ऑफ कंप्लीशन, किस ईयर के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो कंप्लीट कर ली थी, वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर डेट ऑफ इशू ऑफ रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट, या तो आपको अगर रिजल्ट कब इशू हुआ तो वो डेट याद है, वो डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो इशू डेट लिखी हुई है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद टोटल मार्क्स या फिर मैक्सिमम सीजीपीए, अगर आपके सीजीपीए के अंदर है तो आप यहाँ पर मैक्सिमम सीजीपीए लिखेंगे और फिर जो सीजीपीए आई थी वो नीचे लिख देंगे। अगर आपके नंबर मार्क्स के अंदर है तो आप यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर आपके कितने थे, और ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर वो नंबर लिखेंगे जो नंबर आपको आए थे। डॉक्यूमेंट के अंदर आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड भी करेंगे। इसका फॉर्मेट आपका इमेज का रखा है और 500 KB से कम साइज रहना चाहिए। और फिर जैसे आप टिक करके अपडेट करेंगे वो डिटेल्स आपके यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आप सेम वे में यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो व्यू डिटेल्स के ऊपर सेम वे में क्लिक कीजिए। अब जैसे कि आपने इसमें 10वीं सेलेक्ट किया था, ऐसे ही आपको मैट्रिक सेलेक्ट करना है और उसके बाद में गाइज आप बाकी की इन्फॉर्मेशन ऐसे ही भर देंगे जैसे कि आपने 10वीं की भरी थी। फिर आपके सामने यहाँ पर प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आएगा। तो आपको किसको किस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है, जैसे कि यहाँ पर मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी है और मेल कांस्टेबल आपका गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है। तो आपको जिसको जिस नंबर पर देनी है उसको अप डाउन आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही रखना है जैसे कि यहाँ पर रखी गई है तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई प्रॉब्लम वाली बात है। अब आप यहाँ पर जैसे ही सबमिट करेंगे इसको प्रेफरेंस को एडजस्ट करके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पर नीचे अपना जो फोटोग्राफ है और जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। तो गाइस फोटोग्राफ और सिग्नेचर में आपको बोला है कि
आपका जो सिग्नेचर का साइज़ है या फोटो का साइज़ है वो 4 KB से लेकर के 100 KB के बीच में रहना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है सिग्नेचर अपलोड करते हुए या फोटो अपलोड करते हुए। अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन में इन्होंने बोल दिया पहले ही कि जो आप फोटो अपलोड कर रहे हैं वो फोटोग्राफ आपका ऐसा हो जिसके नीचे आपको आपका नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है, और साथ ही साथ किस डेट में आपने फोटो को क्लिक किया है वो लिखना है। साथ ही आपके फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा ये अपलोड करते समय। और साइज तो यहाँ पर मेंशन कर ही दिया कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी JPEG या फिर JPG या फिर PNG फॉर्मेट, एंड द साइज शुड नॉट बी लेस देन 4 KB, 4 KB से कम साइज न हो और 100 KB से ज़्यादा न हो, साथ ही लेस देन 500 KB, और जो 100 KB से लेकर के बेसिकली 500 KB के बीच में आपका जो साइज़ है वो होना चाहिए। और बस जब आप अपलोड करेंगे अगर वो अपलोड हो पा रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फ़ोटो ओके है और कोई इशू वाली बात नहीं है। और मैंने आपको यहाँ पर डेमो दे करके दिखाता हूँ कि किस तरह का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जिसके नीचे मैंने नाम भी लिखा है और डेट भी लिखी है। ऐसा फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं, कुछ इस तरह का फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि नाम भी लिखा हुआ है और DOP लिखने के बाद यानी कि डेट ऑन फोटो, और किस डेट में फोटो क्लिक किया और डेट भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, और फोटो का बैकग्राउंड भी वाइट है। कुछ इसी तरह का फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, और सिग्नेचर का भी मैंने आपको बता दी कि कैसा अपलोड करना है। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। फिर नीचे देखेंगे स्कैन कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स, जिसमें कि सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, ETC हो, लेटेस्ट। अब आपको यहाँ पर इसमें आगे चलना है। फॉर्म में चले, फॉर्म में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसमें और आगे क्या डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया। फिर आप जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर है प्लीज़ टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग दी प्रिंट बटन बिलो। आप यहाँ पर प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको प्रिंट ले लेंगे, और उसके बाद में आपको यहाँ पर बोला है आफ्टर अपलोडिंग दी साइंड कॉपी मैक्सिमम, यानी कि आपको इसको प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद में आपको उस पर साइन करना है जहाँ पर साइन करने को बोला जा रहा है, और जैसे आप उसको साइन कर लेंगे अगेन आपको इस इमेज को या फिर उस फाइल को स्कैन करना है और वो फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है, और उसको आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपने फाइल को डाउनलोड करके साइन किया है तो साइन करने के बाद वो फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। और गाइज यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि प्लीज नोट दैट योर एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी कंसिडर्ड कंप्लीट अंटिल यू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, साइन इट, अपलोड द ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द पोर्टल एंड सबमिट इट। यानी कि आपका फॉर्म तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा तब तक आप फॉर्म का प्रिंट लेकर के उसके ऊपर साइन नहीं करते, और साइन करने के बाद उसको दोबारा अपलोड नहीं करते और यहाँ पर उसको सबमिट नहीं करते। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ये तीनों चीज़ें करनी है, तभी जाकर के आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट माना जाएगा, और आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। फिर आप बाद में एक बार फिर से अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेना। इस तरह से गाइज आप लोग आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।